नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुपम मिश्रा सर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की। ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही बम्बार्डिंग रहा। स्टार्ट हुई पहलगाम से, ऑपरेशन सिंदूर से। मैं इसलिए पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से स्टार्टिंग की बात करी क्योंकि उससे पहले काफी हद तक हमारा एक डिफरेंट फॉर्म में था भारत। एक हम शांति से चलने की कोशिश कर रहे थे, पर वहीं से बाजी पलटी है और वहां से ये जो है इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। जी जी गायत्री जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, साल 2025 योगी आदित्यनाथ जी का रिपोर्ट कार्ड। कहाँ फेल हुए, कहाँ पास हुए, कहाँ बम्पर चौके छक्के मारे, तो उसी पे आज ट्रेलर टाइप में बात करते हैं। जी अब देखिए, असली रिपोर्ट कार्ड तो किसी भी राजनेता की परफॉर्मेंस का और किसी भी राजनीतिक दल के परफॉर्मेंस का चुनाव में ही आता है। और वो उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 1.25 साल दूर है। और अगले महीने हमारे यहाँ निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, वो भी नजर आएगा। लेकिन जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की सवाल है, उन्होंने एक अलग किस्म की राजनीति पैदा की उत्तर प्रदेश में। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने राजनीति का, जिसे कहना चाहिए, कलेवर बदल दिया, फ्लेवर बदल दिया, तरीका बदल दिया। अब जैसे लालू यादव को ले लें, उन्होंने इसी काम को नेगेटिव अंदाज में किया। उन्होंने राजनीति को एकदम अलग अंदाज में ले जाकर उसको एकदम अपराधीकरण कर दिया राजनीति का। और योगी ने उत्तर प्रदेश, जो कि अगर मुझे लगता है कि शायद अगर योगी 2017 में मुख्यमंत्री नहीं हुए होते तो उत्तर प्रदेश के बिहार बनने में बहुत समय नहीं बचा था। योगी ने ना सिर्फ उसको रोका बल्कि रिवर्स कर दिया। देखें, हर राजनेता की अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं। योगी के शासनकाल में भी कुछ कमियां भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जो योगी आदित्यनाथ ने समझी कि सारी आर्थिक संपन्नता अपनी जगह, आप कितने अच्छे शहर बना लें, लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना क्यों ना बढ़ा दें, आप कितनी सुविधाएं क्यों ना दे दें, लेकिन अगर आप उनकी जान और माल की सुरक्षा नहीं दे पाते तो ये सब बेकार है। गायत्री, आप देखिए, सब कुछ बेकार है। मतलब आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप इस बात की सुरक्षा नहीं कि आप उसको रख पाएंगे। इस बात की सुरक्षा नहीं है कि कोई इसको लूट लेगा या आपको मार देगा या आपके घर की महिलाओं की बेइज्जती कर देगा, आपके बच्चों की किडनैपिंग हो जाएगी। तो फिर कितना भी अच्छी आप स्मार्ट सिटी बना लें, कितना भी आप आर्थिक संपन्नता ले आएं, कितना भी पर कैपिटा इनकम बढ़ा दें, कितने भी रोजगार दे लें, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते। तो योगी ने सबसे पहले इसको अपना एक लॉ एंड ऑर्डर को अपना केंद्र बिंदु बनाया। और शुरुआत में आपने देखा कि तमाम राजनीतिक दलों से लेकर और मीडिया से लेकर और पत्रकारों से लेकर और एनजीओ से लेकर और विदेशी मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने योगी का जो बुलडोजर ब्रांड था उसकी आलोचना की और उसको रोकने की भी प्रयास किया। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि आप देखिए, भगवंत मान की सरकार पंजाब में बुलडोजर चला रही है, दिल्ली में बुलडोजर चलाने के लिए कांग्रेसी कह रहे हैं कब चलाओगे। तो एक बुलडोजर को उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस राज्यों में, अभी देखिए कल या परसों कर्नाटक में बुलडोजर चला, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है। तो योगी ने एक बुलडोजर जस्टिस को एक नया आयाम दिया, एक नया डायमेंशन दिया। और योगी ने ये बताया कि देखिए, ये बुलडोजर भी क्या है। इजराइल में जब आत्मघाती हमले होते थे फिलिस्तीनियों द्वारा, तो इजराइल ने ये शुरू किया था कि चलो भाई, अब ये होता था कि भाई जिस आदमी ने आत्मघाती हमला किया है उसने तो बम बांध के खुद ही को उड़ा लिया, उसका अब आप क्या करेंगे। तो फिर इजराइल में एक पॉलिसी आई थी कि अगर आपने हमारे यहाँ फिदाइन हमला किया और आत्मघाती हमला किया तो ये जानकर रहिए कि आप जन्नत में हो या जहन्नुम में। ये जान के रहिए कि आपके जाने के बाद आपका घर भी गिरा दिया जाएगा, आपके घर वालों को, पूरे परिवार को सौंप पिला दिया जाएगा। तो उसके बाद इजराइल में आत्मघाती हमले बंद हो गए। योगी ने भी इस काम को किया। आप पत्थरबाजी इतनी ज्यादा, दंगे इतने ज्यादा, उत्तर प्रदेश ज्यादा दंगे कहीं नहीं हुए। तो उन्होंने जो ये बुलडोजर को लेकर एक नया एक तरीका निकाला
अब ये हो गया गायत्री जी कि आप समझें, अब जब घर के बच्चे पत्थर चलाने निकलते हैं तो माँ बाप उनका हाथ पैर पकड़ लेते हैं कि बेटा पत्थर तुम चलाओगे और हमारा ये जो सालों का बनाया हुआ आशियाना है इसमें बुलडोजर फिर जाएगा। तो वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को ये काम करने से कभी नहीं रोका, वो भयभीत हो रहे हैं, रुक रहे हैं। योगी की आप देखें कि दुनिया भर में इतने ज्यादा बांग्लादेशी और घुसपैठिए पकड़े गए। उत्तर प्रदेश जहां ये घुसपैठियों का गढ़ हुआ करता था उसमें सबसे कम धरपकड़ हुई, क्योंकि ज्यादातर खुद ही भाग खड़े हुए। ये एक योगी का खौफ था। और इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ बीमारू राज्य कहलाता था। एक एक्रोनिम बना था बीमारू, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब 4 प्रदेश मिलाकर इनको बीमार राज्य कहा जाता था। बीमारू एक इनके लिए एक एक्रोनिम बना था। तो जिसको हम बीमारू कहते थे, आज वो देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, पहली महाराष्ट्र है क्योंकि भाई उनके पास पोर्ट सिटी है। जाहिर सी बात है, जो पोर्ट सिटी होगा उसका कैसे मुकाबला होगा। हमारे पास तो कोई पोर्ट सिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनलैंड वाटरवेज यानी देश के अंदर जलमार्ग सबसे पहले हमने शुरू किया योगी के नेतृत्व में। आज सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं चल रही तो हमारे यहाँ ब्रह्मोस भी बन रही है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर भी बन रहा है, हमारे यहाँ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बन रहा है। आप देखिए, अभी जो SIR की रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया है कि सबसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। मतलब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग परमानेंटली इस देश को, मतलब प्रदेश को छोड़ गए हैं। लेकिन जिस तरह जेवर में हवाई अड्डा बन रहा है, जिस तरह वहाँ सेमीकंडक्टर के एक आप सोचिए, बैंगलोर के बाहर सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा हब तैयार हो रहा है जेवर में, कि अगली बार जब SIR होगा तो आप देखेंगे बहुत उत्तर प्रदेश में लोग अंदर आ गए। और ब्रह्मोस बन रहा है, हमारे एयरपोर्ट, हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज पे हमारे फाइटर प्लेन्स उतर रहे हैं। और मतलब चाहे वो जलमार्ग हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे बस नेटवर्क हो, चाहे हाईवेज हो, एक्सप्रेस हाईवेज हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। और दूसरी बात हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साहब, उत्तर प्रदेश एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, एक बहुत ही जटिल स्टेट है। और यहाँ पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। आप बताइए, योगी ने सरकार रिपीट करके दिखाई, 35-40 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई यहाँ पे? और रिपीट ही नहीं हुई, अच्छे मार्जिन से रिपीट हुई। तो और इतने लंबे कार्यकाल पर व्यक्तिगत रूप से योगी पर, अच्छा योगी पे और मोदी पे और अमित शाह पे, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके दामन पर एक दाग नहीं है। मतलब इतने लंबे समय से मोदी और अमित शाह इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, बिहार में रहे, देश की बागडोर उनके हाथ में है, पर आप देखिए भ्रष्टाचार का एक छींटा आपको उनके दामन पर नजर नहीं आएगा। इसी तरह योगी हैं, उनके ऊपर देखिए 9 साल होने जा रहे हैं, और 9 साल में आप योगी के ऊपर एक 10 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते, किसी तरह का आरोप नहीं लग सकते, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का आरोप नहीं है। तो दैट वे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा सा कुछ कमियां देखी जाती हैं, जैसे योगी के कार्यकाल में पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की इतनी सुनवाई नहीं है। बल्कि आज योगी ने कहा भी कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम किया, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप को बहुत कम किया। तो जब आप राजनीतिक हस्तक्षेप कम करते हैं तो एक अच्छी बात है कि अधिकारियों को काम करने का समय मिलता है। और उसका एक दूसरा पहलू भी है कि कहीं ना कहीं अधिकारी थोड़ा बेखौफ भी होता है, और थोड़ा जो MLAs हैं, MPs हैं, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। उनको लगता है कि साहब हम सत्ता का हिस्सा नहीं बन पाए। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय विधायकों की सभा हुई, ब्राह्मण विधायकों की सभा हुई, कुर्मी विधायकों की सभा हुई, और लोध विधायकों की सभा हुई। तो जाति आधार पे अलग अलग विधायक अगर सभा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता में जो हमारा एक दखलंदाजी होनी चाहिए, जो हस्तक्षेप होना चाहिए, वो नहीं है। और योगी के साथ ये है कि भाई वो पॉलिटिशियन नहीं है, आप समझ लीजिए, बेसिकली वो राजनीति नहीं करते। वो इतनी बार गोरखपुर से सांसद हुए, पर वो खड़े हो जाते थे और जीत जाते थे। तो राजनीति से ही पूछे तो उन्हें आती भी नहीं ना। वो तो एक योगी हैं, एक महंत हैं, एक मंदिर से जुड़े हुए हैं।
तो ये उनका प्लस पॉइंट भी है, उनका माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट इस तरह है कि भाई तमाम राजनेता और तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री वगैरह वगैरह, विधायक, सांसद कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिन्न हो जाते हैं उनसे कि साहब हमारा सत्ता में उतना हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। और प्लस पॉइंट इसलिए है कि अगर वो पॉलिटिशियन होते, अगर वो असली खांटी राजनेता होते, तो फिर वो तमाम वो काम नहीं कर पाते जो उन्होंने करके दिखा दिए। कोई राजनेता इतना रिस्क ले ही नहीं सकता जितना योगी ने लिया। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर को लेके। आई लव मोहम्मद इस बार बड़ी जोर शोर से शुरू हुआ था और कई स्टेट्स में एक साथ शुरू हुआ था। जी। अब आई लव मोहम्मद को भी आप देखें कि इसको एक पूरा देशव्यापी अभियान बनाने की तैयारी थी, CAA जैसा, लेकिन जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म हुआ। क्यों? इसका कारण है, योगी आपको कभी सफाई देने के मोड में नहीं नजर आते, योगी आपको कभी बहाने बनाने के मोड में नजर नहीं आते। योगी जो करते हैं वो तो करते ही हैं, उसको दोहराने में भी उनको कोई गुरेज नहीं होता। हाँ साहब मैंने किया, डंके की चोट पर किया। वो कहीं से आपको अपोलोजेटिक या बैकफुट पर नजर नहीं आता है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इनको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। आप देखें किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत ने दावा किया कि अब वो लखनऊ चलेंगे किसानों को लेकर। योगी ने कहा आइए स्वागत है। उन्होंने अपना इरादा बदल दिया उन्हें लगा दिल्ली जाना ज्यादा ज्यादा सेफ है, लखनऊ ज्यादा जाना सेफ नहीं होगा। तो प्यार से भी तो बोलते हैं आ जाइए तो लोग पहले ही डर जाते हैं जिससे हाँ उनको हाँ, लगता तो है अच्छा वो करते भी हैं, वो कहते भी हैं, बेखौफ कहते हैं, बैकफुट पे नहीं जाते, अपोलोजेटिक नहीं होते, अपने किसी काम को लेकर कोई पछतावा जाहिर करते हुए आपको नजर नहीं आते। उन्हें उनके जितने आपको ये नहीं लगेगा कि उन्होंने झटके में कोई काम कर दिया। वो किसी भी काम को लेकर आपको सफाई देते नजर नहीं आएंगे। जितनी बार उनको विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के लोगों ने घेरने का प्रयास किया, उतनी बार उन्होंने पलट के ऐसा जवाब दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ प्रयागराज में उमेश पाल एक अधिवक्ता की हत्या हुई थी और अतीक अहमद के लड़के ने की थी। उसमें अखिलेश यादव ने योगी को घेरने का प्रयास किया। उस समय अखिलेश यादव विधानसभा में थे, तो उन्होंने पलट के कहा कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आज ये डायलॉग एकदम शोले जैसा फेमस हो चुका है। और उसके बाद आपने देखा अतीक और अशरफ और सब मुख्तार अंसारी सबका क्या हुआ। मैं आपको बताऊं कि अतीक के इलाके में हम लोग जाते हैं तो अतीक के परिवार से लेकर और अतीक के रिश्तेदारों से लेकर और उस पूरे इलाके का मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि अतीक के मरने में उनको योगी का कम और अखिलेश का ज्यादा हाथ नजर आता है। वो मतलब अखिलेश के मतलब अतीक के परिवार ने बयान दिया कि अगर अखिलेश इस तरह योगी जी को उकसाते नहीं तो शायद इतनी कठोर कार्रवाई नहीं होती। तो मतलब जिसने किया है उससे नाराजगी नहीं है, जिसने उकसाया है उससे नाराजगी है। क्योंकि योगी को लेकर अब एक बात एकदम क्लियर हो गई है कि भाई उन्हें जो करना है वो करना है। उनसे आप ये उम्मीद ना करें कि करने के बाद वो कोई अफसोस जताएंगे। और बड़ा क्लियर कट है, बहुत साफ साफ है। मैं आपको दो इंस्टेंसेस बनाऊं। मतलब एक बार उनसे कहा गया भाई आप ईद नहीं मनाते? उन्होंने कहा नहीं मनाता, मैं हिंदू हूं, नहीं मनाता, मैं दिवाली मनाता, दशहरा मनाता हूँ। बात खत्म। इसके आगे जो मुझे याद है वो NDTV वाले उस समय प्रणय रॉय ने उनको घेरने का प्रयास किया था कि आप पहले आप हिंदू हैं या आप भारतीय हैं। तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया, बोले हिंदू हैं इसीलिए भारतीय हैं वरना वो भी नहीं होते। तो बड़ी विचारों में स्पष्टता है, वाणी में स्पष्टता है और इरादों में बड़ा लोहा है, बड़ा स्टील है। एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। और योगी अपने आप में इस देश में सिर्फ दो मॉडल्स की बात होती है गायत्री जी, या मोदी मॉडल या योगी मॉडल। तो वो मोदी जी तो फिर भी आप देखें इतने साल 3 टर्म प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहकर आए। योगी जी ने अपने पहले ही 8 साल में एक तरह से किंवदंती बन के रह गए हैं। तो आप उसको अच्छे सेंस में लें, बुरे सेंस में लें, जो लोग पसंद करते हैं वो भी योगी योगी करते हैं, जो नापसंद है करते हैं वो भी योगी योगी करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को साबित तो कर दिया 8 साल 9 साल। है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अखिलेश यादव की राजनीति को सबसे बड़ा झटका मैं बोलती हूँ बीजेपी से नहीं, बीजेपी ऑब्वियसली, बट योगी की प्रेजेंस से लगा है।
जी। हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते रहे हैं। कल्याण सिंह 2 बार 3 बार हुए, राम प्रकाश गुप्ता हुए, राजनाथ सिंह हुए, लेकिन किसी भी बार भाजपा की सत्ता लौटी नहीं। और केंद्र में ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को कैसे हटाएं, और राज्य में नहीं समझ में आ रहा है कि योगी को कैसे हटाएं। उनको ये जाते हुए हटते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। और इसका रीजन है भाई, क्योंकि उनके काम में दोहरापन नहीं है। जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब आप उनको इस तरह का नहीं पाएंगे कि कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। बड़ी स्पष्टता है। देखिए उनके उनके नारे, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री का नारा लिया है। आमतौर पर प्रधानमंत्री एजेंडा सेट करते हैं और बाकी मुख्यमंत्री फॉलो करते हैं। पर बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा योगी जी ने दिया, उसको फिर प्रधानमंत्री ने टेक ओवर किया और कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बड़ा रेयर है कि रेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुख्यमंत्री को का जो नैरेटिव है उसको अपने नैरेटिव में बुने। वही योगी की प्रेजेंस से अखिलेश को सबसे ज्यादा झटका लगा। उन्होंने लाइन बड़ी लंबी खींच दी है एंड वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि निपटे कैसे। हाँ, एक पॉइंट पे जिसपे वो बड़ा अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, दैट इज ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर। और वहां पे योगी की परफॉर्मेंस कैसी है? अब इसको इस तरह समझें कि योगी आदित्यनाथ छत्री बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से। लेकिन अभी जब 2022, देखिए 2017 का जो पहला चुनाव था योगी के नाम पे नहीं लड़ा गया था, वो मोदी के नाम पे लड़ा गया था और केशव मौर्य की अध्यक्षता में लड़ा गया था। योगी दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक नहीं थे। लेकिन एक बार वो बन गए तो 2022 का चुनाव तो डेफिनेटली उनके नाम पे लड़ा गया है। मोदी जी का भी योगदान था, पर सबको मालूम था कि मुख्यमंत्री योगी ही होंगे। और छत्री बिरादरी से आने वाले योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों ने जितना वोट दिया वो क्षत्रियों के परसेंटेज से ज्यादा था। ये दिखाता है कि योगी के ऊपर लोगों ने धर्म के ऊपर, जब सॉरी जाति के ऊपर जाकर विश्वास किया और उनको वोट दिया। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक जात पात से उठ के काम करने का हौसला भी दिखाया। वैसे भी साधु हैं, महंत हैं। आप गोरखनाथ मंदिर जाइए तो वहाँ का जो लोग आपको नजर आएंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि योगी जाति और धर्म से उठ के काम करने में सक्षम हैं, और उन्होंने करके दिखाया। आप हम बताएं, एक तरह से उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि है, परंतु उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान नहीं कह सकता कि साहब हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिला। जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं सबको सबका लाभ मिला है। लेकिन अगर आपको एक तरफ सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। नहीं तो वो मायावती दीदी तो ना पूरा नचा के रख देती योगी जी को, क्योंकि मायावती जी की जो फॉलोइंग है वो बड़ी कट्टर और डेडिकेटेड फॉलोइंग है। स्पेशली मैं समाज की बात कर रही हूँ, जो समाज उन्हें फॉलो करता है। अगर ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस या कुछ जाति पाति का होता तो डेफिनेटली वहां से रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आता सर। और एक तो ऑब्वियसली रिलीजन वाइज और एक कास्ट वाइज, मैं दोनों एंगल पे देख रही हूँ। और कास्ट नहीं, वाइज जो मैं देखिए देख। जी। देखिए गायत्री, मतलब फॉलोअर्स अखिलेश यादव के भी बड़े कट्टर है, बड़े कट्टर है। अभी एक दिन मैंने एक वीडियो ट्वीट किया, उनका एक फॉलोअर कह रहा था कि देश का संविधान अखिलेश जी ने बनाया है। तो इस हाँ। फॉलोअर्स, हाँ फॉलोअर्स उनके भी बहुत कट्टर हैं। पर अभी आप एक बात कह रही थी कि योगी जी ने बड़ी लाइन खींच दी अखिलेश के लिए। योगी जी ने सिर्फ अखिलेश के लिए बड़ी लाइन नहीं खींची गायत्री, बड़ी मजेदार बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए भी बड़ी लाइन खींच दी है। तो फिर कंपटीशन वो, हो गया। हाँ हाँ, फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, या भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, वो सब आपको एक तरह से कहीं ना कहीं योगी से कंपेयर किए जाते हैं। और स्वयं उन मुख्यमंत्रियों को आइडिया है कि भाई हम और योगी जी एक ही राजनीतिक दल से आते हैं तो हमारा कंपैरिजन होगा। और इसके चलते वो सब उस तरह से, अब देखें अभी सम्राट चौधरी हैं बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और माना जाता है कि नीतीश कुमार शायद अपना पूरा कार्यकाल ना करें और सम्राट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो अभी से बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, और खुलकर योगी का फॉलो करने की भी बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को देखे,
और एक चीज और जो अक्सर इस तरह की बातें की जाती हैं गायत्री की, केंद्रीय नेतृत्व योगी के खिलाफ है या उनको हटाना चाहता है। उसमें मैं तीन बातें करूं। देखिए, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कुछ भी चला सकते हैं, उसमें भाई किसी को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन मैं चूंकि एक साइंस और गणित के बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं थोड़ा प्रमाण में, सबूत में ज्यादा यकीन रखता हूं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि 2017 में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दावेदार तक नहीं थे, वो तो अपने मुंह से कहते हैं मैं तो विदेश दौरे पे जा रहा था, मेरा दौरा कैंसिल करा के मुझे बुलाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी बात, यदि सच में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी का कद कम करने का प्रयास कर रहा होता, और केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात आती है, मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। अब प्रधानमंत्री का तो अभी देश में कोई सानी है नहीं, मुकाबला है नहीं, तो आमतौर पे जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाते हैं वो यही कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह योगी का कद कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको देखिए, ये इसको सबूत क्या है? सबूत इसका ये है, जिससे ये एक लाइन में ये बात खारिज हो जाती है कि जब भी चुनाव होते हैं किसी भी प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मीटिंग अमित शाह की लगती है, और उससे ज्यादा मीटिंग अगर किसी की लगती है तो योगी की लगती है, और वो मीटिंग लगाता कौन है? अमित शाह। अब आप सोचें कि अगर अमित शाह के दिमाग में ये होता कि हमको योगी आदित्यनाथ का लेवल कुछ कम करना है, उनका स्तर कुछ कम करना है, तो योगी को इतनी मीटिंग्स क्यों, इतना एक्सपोजर क्यों दे रहे होते? योगी की मीटिंग्स तो गायत्री जी उन जगहों पे भी लगी है, नॉर्थ ईस्ट में लगी है, साउथ इंडिया में लगी है, जहां पे तमाम लोग उनको सिर्फ देखने आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप तो हिंदी समझते भी नहीं हो, और योगी सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, और वो कहते हैं नहीं समझते तो क्या हुआ, योगी जी को तो देख लेंगे। तो योगी जी। एक हाँ, तो योगी जी का एक ऑल इंडिया एक फॉलोइंग पैदा हुई है, और मैंने देखा है कि भारतीय केंद्रीय नेतृत्व इसका पूरा लाभ उठा रहा है, पूरा इसका फायदा उठा रही है पार्टी। और ऐसे में ये सारी बातें जो हैं ये। तीसरी बात, अभी देखिए परसों हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आए थे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की शुरुआत करने, और उसमें योगी में और मोदी में जो एक केमिस्ट्री नजर आई है, वो इस समय मीडिया में जेर बहस है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। और ये दोनों, आपको एक बात, एक बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज कहता है, और जिस तरह प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए नजर आए और जितने लंबे समय तक वो दोनों आपस में इन्वॉल्व नजर आए, तो माना जा रहा है कि हाँ। और फाइनली जो पंकज चौधरी, जिनका इस बार उत्तर प्रदेश में राज्य में अध्यक्ष का चयन हुआ है, और उसमें भी अब ये बात बहुत साफ उभर कर आ रही है कि उसमें योगी की सहमति ली गई। और एक आखिरी बात गायत्री, कि आप देखें, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछली बार आरएसएस ने किसी के लिए ऐसा कहा हो। आरएसएस ने खुलकर इस बात को कहा है कि योगी का विरोध पार्टी से द्रोह माना जाएगा, पार्टी के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा। तो वाओ, ये आरएसएस का स्टेट। इतना आरएसएस का इतना अनकंडीशनल सपोर्ट मैंने जल्दी, ओरल, वैसे आरएसएस ने मोदी जी को भी बहुत सपोर्ट किया, पहले भी किया, अभी भी किया, लेकिन ऐसे बोलकर इस तरह का सपोर्ट ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि जो बहुत सारे 4 पीएम, 9 पीएम, 10 पीएम शोज हैं, आरएसएस और योगी के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी बीच में, बहुत देखिए, वीडियोस बनाए हैं। वो धीरे धीरे वो अब मजाक बन गया है, मजाक बन गया। आप रोज यूपी सरकार गिरा रहे हो, आप रोज केंद्रीय सरकार गिरा रहे हो, आप कभी गडकरी को प्रधानमंत्री बना रहे हो, कभी केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आप रोज मोदी योगी अमित शाह में झगड़ा करा रहे हो। धीरे धीरे उनके अपने व्यूअर्स कहने लगे हैं कि क्या तमाशा मचा के रखा है, मतलब ये इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें सुनते सुनते साहब 11 साल हो गया, अब समझ में नहीं आता। तो अब वो उन छोड़े ना, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि गंदा है पर धंधा है। वीडियोस बेचनी है बेसिकली। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है सर, अभी तक भारत की राजनीति में मोदी जी ने शुरू किया था, पर उसका जो बैटन है वो योगी जी सबसे तेज लेकर दौड़ रहे हैं। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं, जात के ऊपर बात होती रही है, रिलीजन के ऊपर बात होती रही है, पर जो यूपी को अभी आपने बताया बीमारू स्टेट से जो एक डिफरेंट उसमें लेकर जा रहे हो, डिफरेंट एरिना में, डिफरेंट स्फीयर में, वो सबसे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ योगी आदित्यनाथ है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा, यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं हुई अभी तक। अभी तक पॉलिटिक्स होती थी कौन किस जात का आएगा, घटा जोड़ जमा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके वहीं के वहीं रह जाते थे ढाक के 3 पार। ही हैज़ बीन एबल टू मैन्यूवर दैट डिस्पाइट द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस। जी। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है गायत्री, किसी ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया आज तक। उन रिसोर्सेज की लूट हुई है, उनका उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मतलब जाहिर सी बात है, ये बड़ी बात है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया है, उसने एक वित्तीय फ्रंट पे भी चमत्कार करके दिखाया है, देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी इस प्रदेश को देश में दूसरी अर्थव्यवस्था बनाकर एक काफ़ी बड़ा एक चमत्कारिक काम किया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि किस तरह एक बार मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने योगी आदित्यनाथ का संसद में मजाक बनाया था और कहा था, तो बाबा जी हैं, मंदिर में घंटा बजाएं, यहाँ क्या करने आए हैं। आपने देखिए, इतने साल बाद योगी ने इसका जवाब भी दिया है कि अगर मैं यहाँ कीर्तन करने नहीं आया हूँ, कीर्तन करना होता तो मेरे लिए मठ काफी बड़ा है, या मैं तुम लोगों को ठीक करने आया हूँ, ठीक कर भी रहे। जी, बिल्कुल सही। तभी मैं व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, डिफेंस के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ आज की डेट में अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ आ रही है, कहीं आ रही है तो उत्तर प्रदेश। बॉलीवुड का जो सब अल्टरनेट आ रहा है, कहीं आ रहा है तो नोएडा फिल्म सिटी सेंटर। सो देखिए वो मतलब ही इज़ मूविंग ऑन विद अ बिग विज़न फॉर उत्तर प्रदेश और कहा जाता है दिल्ली की सत्ता के जो गलियारे हैं वो उत्तर प्रदेश के गलियार और उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर निकलते हैं। सर यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में दोनों एक ही समुदाय से हैं, अगर उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगी, तो मिसिंग द पॉइंट हो जाएगा। वक़्फ, हलाल सर्टिफ़िकेट और जो यहाँ पे अभी तक विशेष समुदाय का प्यार बरसता था कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपनी बाप की जागीर समझ रखी थी। फिर मैं कह रहा हूँ, योगी सबसे पहले आपके लास्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं, या फिर दोनों को मिला लेता हूँ, वक्फ को भी मिला लें और दंगों को भी मिला लें। तो योगी ने जो किया वो किया, आप उनके बोलने का अंदाज सुने। मैंने तो अपनी जितनी लंबी पत्रकारिता में गायत्री कभी नहीं देखा एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। लैंग्वेज सुनिए, एक मौलाना भूल गया था शासन भी। विधानसभा के आखिरी इस सत्र में आखिरी दिन शिवपाल यादव को ललकार रहे थे, कह रहे थे उस मौलाना से जाके पूछ लो मैंने उसकी क्या गति बनाई है। मौलाना जिनका वो जिक्र कर रहे थे, तौकीर रजा बरेली में जिन्होंने दंगा कराया। इसको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे समझें आप गायत्री कि तौकीर रजा जितने दिन से जेल में है, उन्होंने जमानत की एप्लीकेशन तक नहीं डाली। उनको लगता है मतलब योगी ने अरे गाड़ी निकली जेल के बाहर से और कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं वही खौफ तो नहीं नहीं, है? वो नहीं है। योगी ने बरेली में ऐसी सजा दी है कि लोग कहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा बरेली जाने से डर रहे हैं, उनको उनके समुदाय के लोग पीट डालेंगे कि तुम तो मियाँ यहाँ झगड़ा भड़का के जेल चले गए, हमारे घर गिरा दिए गए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई। तो हकीकत उन्होंने मौलाना को अपने ही समुदाय में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है। तो ये एक तरीका है योगी जी का, और सबसे बड़ी बात कि उसको कह के करते हैं, कह के करते हैं, वो करके कहते हैं, कहीं से वो डिफेंसिव नजर नहीं आते। ये जो बार बार मैं बात कह रहा हूं, और उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। किसी भी राजनेता के लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल है गायत्री कि कथनी और करनी में फर्क ना होना। पलट जाते पर, हैं, अपनी बात को पर, अपने प्रॉमिस पलट जाते पर हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि योगी पॉलिटिशियन है ही नहीं। और वैसे न्याय बड़ा अच्छा करते हैं, जितने भी ये बाबा चाबा ये जितने भी आ रहे हैं, जिसकी भी ज़मीनें आती हैं, सब उन्हीं लोगों को लौटा दी जाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा बना दिया जाता है, जो पूरे सभी के काम आए, सभी नागरिकों के काम आए। उस तरीके का उनका एक रोल मॉडल रहा है। तभी के अंसारी का क्या, जो समाज का जो कमजोर वर्ग है, खास तौर से आपने देखा कि अतीक अहमद की जमीन यहाँ पे जब्त हुई और वहां पे उन्होंने फ्लैट बना के गरीबों को दिए। फिर मुख्तार अंसारी की बंगला उन्होंने गिराया लखनऊ में, वहां भी फ्लैट बना के गरीबों को दिए। अतीक अहमद की पत्नी का एक बहुत बड़ी जमीन प्रयागराज हवाई अड्डे के सामने है, उस पे काम चल रहा है।
तो हाँ, उन्होंने बढ़िया काम किया। जस्टिस उस्मान, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट आई वुड से, पुलिस को इन्होंने नोक पर रखा हुआ है, वही पुलिस जो एक टाइम पे गाय और भैंस ढूंढती थी। अभी उनमें काफी रिफॉर्म्स भी आए हैं। अभी कल कल ही एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग होगी ये सारे पुलिस ऑफिशियल्स की योगी जी के साथ में, और एक ऐप भी आप सर बता रहे थे वो लॉन्च किया उन्होंने जी। यक्ष करके एक ऐप है और उसमें पुलिस को रियल टाइम सारे अपराधियों की एकदम अपडेटेड जानकारी मिलती है। आप देखें कि इसी तरह की एक कार्रवाई अमित शाह भी करने जा रहे हैं केंद्र में। और उसके पहले आपने देखा यहाँ यक्ष करके एक ऐप लॉन्च किया गया है। और इसलिए इतना ही नहीं किया है, पुलिस में मैं आपको बताऊं कि यूपी में कई जिले ऐसे थे जिसमें पुलिस लाइन नहीं थी, अब आ गई। यूपी में उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर बहुत शानदार बनाया। उन्होंने हर जिले में पुलिस को बिल्डिंगें दी, बिल्डिंगें बनाई, जगहें दी। पीएसी की जो कंपनियां मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने डिसबैंड कर दी थी, खत्म कर दी थी, उनका फिर से गठन किया। उसमें महिलाओं को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया। पहले 15% थी, अब 35% है। हाँ, तो पुलिस को पीएससी में उन्होंने पीएससी में तो महिलाओं को स्थान दिया, पुलिस को साधन संपन्न किया। और पहले ये होता था, पुलिस से काम तो सब लेते थे लोग, लेकिन पुलिस को रिसोर्सेज देने में, पुलिस पे पैसे खर्च करने में, पुलिस को साधन देने में, संसाधन देने में किसी का कोई रुचि नहीं थी। इन्हें इनफैक्ट उन्होंने पुलिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, भर्ती से लेके जितना काम किया है गायत्री, आप समझिए कि आने वाले 2-3 दशक तक आपको ये इसकी बड़ी क्लियर वो जिसे कहना चाहिए गूंज सुनाई देती रहेगी। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम मे बी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स आल्सो, जो हम बात करते रहते हैं कि भारत में हो सकता है आने वाले समय में काफी इंटरनल टर्मोइल काफी हो। वक्फ और हलाल को भी लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया है सर। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जिस समय वक्फ को लेकर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इधर योगी अपने नए रूल्स बनाकर उन्होंने सारी वक्फ की, उन्होंने नियम बदल दिए और ढेर सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को उन्होंने करीब 97% प्रॉपर्टी को उन्होंने सीधे सीधे सरकारी डिक्लेयर कर दिया। और हलाल का जहां तक सवाल है, योगी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने देश में आवाज उठाई और यहाँ तक कहा कि अगर आप हलाल के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो ये पैसा सीधे सीधे आतंकवादियों को जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक आदेश जारी कर दिया कि जिस दुकान या जिस दुकानदार के पास एक भी प्रोडक्ट हलाल का बिकता हुआ पाया गया, वो दुकानदार ही जेल जाएगा। तो अब मतलब कोई उसको, हाँ, तो अब कोई तो हलाल रखने को तैयार नहीं है। फिर आपने देखा कि जो एक फूड जिहाद, एक थूक जिहाद और कौन सा जिहाद चल रहा था, उसके कांवड़ियों चलते वाले उन्होंने रास्ते एक्चुअली बहुत उन्होंने ज्यादा। तो उन्होंने कहा भाई आपको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जितने धार्मिक जो आयोजन होते थे, वो कुंभ से लेकर कांवड़ियों तक, जिनको बाकी सरकारें ना पैसा देती थी और ना ही कुछ एक तरह से रन डाउन करती थी, उन्होंने उन्हीं आयोजनों पे हेलीकॉप्टर से वर्षा कराई। उन्होंने कुंभ को एक ऐतिहासिक बनाकर, पैसा लगाकर, और एक ऐतिहासिक मतलब आप सोचिए एक रिकॉर्ड कायम किया। कितने लोग, मतलब योगी का अपना एस्टीमेट टूट गया। और आप अभी देखिए हमारे यहाँ इस समय माघ मेला शुरू होने वाला है जनवरी से, वो अभी मिनी कुंभ जैसी उसकी तैयारी हो रही है। और एक चीज और देखें, हालांकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारा पैसा रिलीजियस टूरिज्म से, जिसको मैं धार्मिक पर्यटन कहता हूँ, उससे आया। और अभी भी आपको मालूम है कि अयोध्या में और काशी में और मथुरा में तीनों जगह वीआईपी दर्शन बंद हो गया इधर, क्योंकि साल के अंत में इतनी भीड़ वहां आ रही है कि अच्छा, ये भी देखिए कितना एक हम इतिहास के कितने सुखद कालखंड में रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे, जहाँ पे हमारा जेनजी, वो जेनजी जिनसे राहुल गांधी उम्मीद कर रहे थे कि सड़क पर उतर के सरकार पलटेगा, वो जेनजी नए साल में गोवा ना जाकर, नाइट क्लब ना जाकर अयोध्या जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब जो संस्कार हैं और ये सब जो चीजें हैं, ये टॉप से नीचे आती हैं। तो जब आपको आपका प्रधानमंत्री ऐसे नजर आता है, आपको आपका मुख्यमंत्री ऐसा नजर आता है, तो जाहिर सी बात है
यंगर जनरेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता हुआ नजर आया। कुंभ वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस ईयर सर। इतनी सिक्योरिटी, आई मीन मेरे को पता है क्योंकि मैं तो गई हुई थी उस वक्त अयोध्या। आपको भी पता है जब मैं वहां पर आई हुई थी 1 महीने 1.5 महीने पहले कुंभ स्टार्ट होने से, मतलब 1 महीने से वहां पे कैंप लगाकर सारे उनके ऑफिशियल्स, बाहर की सारी मीटिंग्स कैंसल, रद्द, एवरीबडी वाज लाइक एकदम इमरजेंसी मोडेड बेसिस पे काम कर रहे थे कि एक छोटी सी दुर्घटना और पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दिया जाएगा। दे वांटेड दैट काइंड ऑफ अ थिंग टू हैपन। तो जो वो एक इतना बड़ा सैलाब जो उन्होंने हैंडल किया, कौन-सी ऐसी सेलिब्रिटी थी जो वहाँ पहुँची नहीं, भारत की? हाँ, और गांधी जी को तो छोड़ दिया, उन्होंने तो आना ही नहीं है, बट आई मीन विपक्ष के हों, पक्ष के हों, बाहर के हों, लेफ्ट, राइट, सेंटर, उस बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं गायत्री की, बहुत ढेर सारे विपक्ष के और कांग्रेस के और सपा के और फलाने के और ढिकाने के नेता नहीं आए। उन सब ने अपने परिवार और बच्चों को भेजा कि जाओ चुप हाँ, चुप के। कि जाओ भैया ना तुम नहा लो, हम तो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, कम से कम तुम ही लोग नहा लो जाकर। और हुँ, इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नहाने आए, आपने देखा। और खुद अखिलेश यादव जो कुंभ की शुरुआत में कह रहे थे कि, और कहलवा रहे थे कि कुंभ का पानी बहुत गंदा है वगैरह वगैरह, तो वो खुद भी आपको यहाँ 2 बार डुबकी लगाते नजर आए। तो हाँ, अच्छा उन्होंने कोशिश तो बड़ी की थी, वो यादवों का कैंप लगा के, सर आपको याद होगा एक अलग से शिविर लगा दिया था इन्होंने यादवों का, और उनका पुतला-वुतला भी खड़ा करने की कोशिश की थी। एक वो भी मुलायम सिंह उन्होंने की मूर्ति लगाई थी। मुलायम सिंह की मुलायम मूर्ति लगाई सिंह, थी। और पूरे कुंभ मेले में भगवान का भजन हो रहा था, उस कैंप में मुलायम सिंह का भजन हो रहा था। बताइए बहुत ही लास्ट पॉइंट सर, क्योंकि माना जाता है बहुत सारी जनता की डिमांड है, प्यार है, एक जैसा उन्होंने एक लंबी लाइन खींच दी है मुख्यमंत्रियों के बीच में भी। फॉरेन इंटरफेरेंस इन उत्तर प्रदेश हैज़ इंक्रीज़ लाइक एनीथिंग, चाहे वो बॉर्डर से हो, एक वो सीमा हैदर करके थी, कौन-सी भाभी जी थी जो क्रॉस करके आई थी बॉर्डर। आई मीन इंटरफेरेंस इन द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कम्युनिटीज़ बाहर से बहुत बढ़ गया है इस वक़्त। जी। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा गायत्री। यूपी में फॉरेन इंटरफेरेंस कम हुआ है। हकीकत ये है कि हमारी बहुत बड़ी एक सीमा नेपाल से हुँ, जुड़ती है, और हुँ, नेपाल बॉर्डर पे हमने देखा कि सैकड़ों छोटी छोटी मस्जिदें, मज़ारें, दरगाहें और मदरसे बना दिए गए थे। ये नोडल पॉइंट्स थे, ये नोडल पॉइंट्स थे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था। लोग क्रॉस करके आते थे, इन्हीं मंदिर, इन्हीं मस्जिद, इन्हीं दरगाहों, इन्हीं मज़ारों, इन्हीं मदरसों में रुकते थे और वहां से पूरे भारतवर्ष में फैल जाते थे। आप जाकर गूगल करके देखें गायत्री, मैंने तो अपने शो पे इसको दिखाया भी। पूरे बॉर्डर पे जितनी मस्जिदें और जितने मदरसे और जितनी मज़ारें थी, सब डिमोलिश कर दी, सब गिरा दी। तो सारी उन्होंने, आप हाँ, एक मतलब आप सोच भी नहीं सकती कितनी बड़ी संख्या में डिमोलिशन हुआ। और जो ये आपका बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है नो क्योंकि इसको जो आपके जो नोडल पॉइंट्स थे, जो ट्रांजिट पॉइंट्स थे, वो गिराए गए। फिर ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में जो जीटी रोड गुजरती है, वो जीटी रोड आपने देखा है कि देश के बीचों बीच से गुजरती है, उसके दोनों तरफ इस तरह के बड़े मदरसे बनाए गए थे, और जिससे माना जाता था कि जिससे होकर ये घुसपैठिए गुजरते हैं, तो उन सबको गिराया गया। उत्तर प्रदेश में मुझे मदरसों लगता पे है कि पिछले 9 साल में गायत्री हजारों की मात्रा में मस्जिदें, मदरसे और अवैध मज़ारें गिराई गई। सबसे बड़ी बात, इनमें से तकरीबन सब की सब सरकारी जमीन पर थी। और सर मतलब अभी मैं देख रहा था, परसों वरसों देख रहा था, किस जिले की बात थी, मतलब अब सैकड़ों और हजारों एकड़ में जमीन मुक्त कराई जा रही है इन सबसे। और कहीं बस आप सोच कर देखें कि अगर, कभी कभी सोच कर शहर जाता हूँ कि अगर योगी नहीं आए होते तो हम किस तरफ जा रहे थे। बिल्कुल, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो मदरसा और मस्जिद वाली इंडो-नेपाल बॉर्डर की न्यूज़ है, वो धीरे-धीरे निकली है, कवर ही नहीं हो पाई मेन स्ट्रीम मीडिया में। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसको नहीं आई कवर है हाँ, मैंने मैंने इसको दिखाया क्या है, है ये और सब? इतना ज्यादा इन्होंने इन्होंने बॉर्डर को इतना क्लियर किया है। और सबसे बड़ी बात ना कि ऐसा नहीं, आप चाहें तो वहां पे पुलिस लगा दें और आप इन्फिल्ट्रेशन रोक दें, लेकिन वो सब आगे पीछे ढीला पड़ेगा मामला, फिर इन्फिल्ट्रेट। तो वो जो इन्फिल्ट्रेशन और जो घुसपैठ हो रही थी और उसके जो अड्डे थे, उन्होंने उन अड्डों को ही साफ कर दिया।
उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सर ये कि मदरसास पे भी अभी रिसेंटली आई थिंक 2 दिन पहले भी कुछ एक बड़ा एक्शन हुआ है, उनके टीचर्स को लेकर कि बिना रिकॉग्निशन के दे कांट जस्ट गो एंड टीच एनीवेयर। इस तरीके की कई मैम, क्रैकडाउन्स मदरसों पे भी। मदरसों पे तो योगी बड़ा ऐतिहासिक काम कर जाते गायत्री, और काफी किया भी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, वरना मदरसों को भी उन्होंने बहुत सही किया। और जितने अवैध मदरसे चले, देखिए जो वैध मदरसे हैं जिन्हें सरकारी मदद आती है तो उनकी तो सरकारी जांच होती रहती है। सबसे बड़ा न्यूसेंस ये अवैध मदरसे हैं और उन पे जबरदस्त कार्रवाई हुई। राइट। तो अब एक चीज़ सर होना चाहिए जो मेरे ख्याल से निशिकांत दुबे जी ने या किसी ने अभी रिसेंटली कहा था, ऑल द मदरसास इन भारत शुड हैव सीसीटीवी कैमरास एंड मस्जिद्स। आप लगा दीजिए, मंदिर में भी लगा दीजिए, चर्च में भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आपकी मंदिरों में अ, मंदिरों चर्चों में ऑलरेडी हैं गायत्री। तो यहाँ पर भी होना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाकर देखें, हाँ, तो लगे छोटे बड़े, हाँ लगे ही नहीं हैं। आपने देखा होगा कि एक हर मंदिर में अब एक ऐसा कमरा हो गया है जहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है और तमाम कैमराज उस पर नजर आते हैं। लेकिन ये मदरसों में जो कुछ हो रहा है तो उसके चलते वो नहीं लगाना चाहते। लगाएंगे, सब लगाएंगे, आप देखते जाइए। जी। सर फॉरेन इंटरफेरेंस पे जो मैं बात कर रही थी, एक तो ये हो गया जो बॉर्डर वाला, आपने इंडो-नेपाल बॉर्डर की भी बात की। बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ इस वक़्त योगी जी से बड़ा कम्युनिकेट करना चाहती हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के बहुत बड़े जो टॉप मोस्ट एग्ज़ीक्यूटिव हैं, वो आकर उनसे मिले। इस तरीके से उनसे मुलाकातों का दौर बड़ी तेज़ी। वो गायत्री वो भारतीय हैं। हाँ, सर भारतीय हैं, बट मैं मानती हूँ कि भारतीय जब एक फॉरेन पोस्ट पे बैठ जाते हैं ना, तो नहीं नहीं, थोड़ा-सा वो आए ही कमिटमेंट नहीं। वो हो आए ही जाता नहीं, है। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बड़ी पॉजिटिव बातें कही उन्होंने। और हुँ, हुँ। मतलब देखिए, जब आप गोल मोल बातें करते हैं तो कोई भी आप पे हावी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी से पूछे आप ईद नहीं मनाते, कहते हाँ नहीं मनाते, मैं हिंदू हूँ, नहीं मनाता दिवाली। अब अगला सवाल बनता ही नहीं ना। देखिए, हुँ। जब आप गोल मोल बातें हुँ, नहीं कर रहे हैं, आपके विचारों में और आपके जवाब में इतनी स्पष्टता है, तो फिर अगला सवाल बनता ही नहीं गायत्री। बिल्कुल सही। जी। 2025 एज़ पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे हिसाब से तो हमारा मार्च में आएगा। बट येट एक रिपोर्ट मेरे को लगा कि करनी ज़रूरी है कि 2025 में क्या-क्या हुआ। इट्स बीन अ वंडरफुल ईयर, ट्रांजिशनिंग ईयर। सर सिंदूर के टाइम पर जिस तरीके की राजनाथ सिंह जी की और योगी आदित्यनाथ जी की ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुई थी, वो एक दिखाता है कि ये साल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। फॉर द पॉलिटिक्स, फॉर द डिफेंस, फॉर द आर्मी, फॉर द पब्लिक इन जनरल जो एक बहुत कोशिश की थी, बहुत कुछ बनाने की। एक जो लास्ट पॉइंट है सर, नैरेटिव वॉर पे सबसे ज़्यादा कोई अगर दाग रखता है, दैट इज़ योगी आदित्यनाथ जी। जी सर। मैं इसका से छोटा सा जवाब दे दूं कि भारत में नैरेटिव बनाने में जितनी ताकतें हैं और जितने नाम आते हैं, उसमें जुबैर का एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं याद दिलाऊं कि उसको जेल भेजने वाले योगी थे। यस, बरेली जेल में यस उन्होंने अच्छे से सड़ाया। इसीलिए क्योंकि आप कुछ लिख और दीजिए उल्टा-सीधा। अब आप देखिए, वो जुबैर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं करता। उसको मालूम है नहीं योगी उसको फिर जेल भेज देंगे। डर का माहौल है उनके लिए। स्कूटन जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑडियो। या अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। सर का चैनल है घूमता आईना, बहुत प्यारा सा चैनल है। और सर को जब अगर कोई व्यूअर देख रहा है, सर को इनवाइट करना हो और टाइम की ज़्यादा वो ना हो कि किसी भी टाइम इनवाइट कर सकते हैं, तो वो है बॉलीवुड। ही हैज़ अ वेरी डीप ग्रिप ऑन द बॉलीवुड सब्जेक्ट्स। उसपे स्पेशली द गोल्डन ईयर्स वाला, नॉट अभी खान वाला टाइप का नहीं। तो आप कभी भी सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।